हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 11 सॉल्व करेंगे, जो कि आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिन्होंने अब तक प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा, एक बार देखिए, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है, व्याख्या सहित आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चंस को। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का चलाया था? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे यही क्लियर कर लीजिए कि यह जो शाहरुख नाम का सिक्का था किस चीज़ का था? चांदी का था। किसका था? चांदी का था। और ये शाहरुख नाम के सिक्के को किसने चलाया था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर या फिर बाबर? तो किसने चलाया शाहरुख नाम का सिक्का? तो इस शाहरुख नाम के सिक्के को बाबर ने चलाया था। ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट आंसर है, बाबर ने शाहरुख नाम का सिक्का चलाया था। बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां ने क्या किया था? तो शाहजहां ने, अगर बात करें स्थापत्य कला का गोल्डन युग, यानी कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? शाहजहां के काल को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बाबर ने काबुल कब जीता था? काबुल कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। और इस काबुल को जीतने के बाद शाहरुखी यानी कि शाहरुख नाम का सिक्का चलाया था। और ये सिक्का किसका था? चांदी का था। और इसका करीब वजन इंपॉर्टेंट है, जब डीप प्रश्न पूछा जाता है तो ये सब पूछे जाते हैं वजन वगैरह। वजन कितना था? 5 ग्राम का था यह शाहरुख नाम का सिक्का। इन सिक्कों के अग्रभाग पर क्या कलमा कलमा लिखा रहता था? और यानी कि उसका मतलब क्या है कि अल्लाह के लिए इस्लामी आवाहन, और 4 खलीफाओं के नाम लिखे रहते थे आगे के भाग पर। ठीक है, अब देखते हैं शेर शाह सूरी ने भी सिक्के चलाए। कौन सा? रुपया सिक्का चलाया, मोहर चलाया और दाम चलाया था। यानी कि पूछे रुपया, मोहर और दाम नाम के सिक्के किसने चलाए? तो यह शेर शाह सूरी ने। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें आना नाम का सिक्का, जो कि कई बार पूछा गया है, शाहजहां ने आना नाम के सिक्के चलाए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग दिल्ली के नाम से, यानी कि चिरागे दिल्ली के नाम से किसे जाना जाता है? निजामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी, शेख नसरुद्दीन मोहम्मद या अमीर खुसरो? तो किसको जाना जाता है चिरागे दिल्ली? देखिए, अमीर खुसरो की बात करें, इन्हें तूतिए हिंद क्या कहा जाता है? तूतिए हिंद कहा जाता है। हिंद का तोता। तूतिए हिंद का मतलब क्या हो गया? हिंद का तोता। ये सभी पूछा गया है, तूतिए हिंद या हिंद का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो। दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल अमीर खुसरो ने ही देखा हुआ है। पूछा है प्रश्न कि किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा है? तो अमीर खुसरो ने देखा हुआ है। बात करें चिरागे दिल्ली के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को चिरागे दिल्ली के नाम से जाना जाता है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करते हैं। नासिरुद्दीन महमूद चिरागे देहलवी को चिरागे दिल्ली क्या कहा जाता है? चिरागे दिल्ली के नाम से जाना जाता है। और बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नसिरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी, यानी कि नसिरुद्दीन महमूद जो शासक था वो चिराग देहलवी 14वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि और चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया है कि किसे चिरागे दिल्ली कहा जाता है तो किस संप्रदाय से संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है। याद रखिएगा कि ये क्या है? कवि थे और चिश्ती संप्रदाय से। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे ये। अब बात करें अमीर खुसरो की। ठीक है, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, जो कि दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों का काल देखा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, सॉरी अमीर खुसरो ने। और क्या थे ये? संगीतकार थे। अमीर खुसरो भारत का एक सूफी गायक, कवि और विद्वान थे। कहा जाता है कि सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया। ना सिर्फ सितार, ना सिर्फ सितार बल्कि तबला, तबला तबले का आविष्कार भी किसने किया है? तो अमीर खुसरो ने। ये है अमीर खुसरो। नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरा प्रश्न, कूका आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो बात करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कूका आंदोलन। बहुत सारे विभिन्न परीक्षाओं में इसको कई बार पूछा गया है कि कूका आंदोलन का किस राज्य में हुआ था कूका आंदोलन। तो यह कूका आंदोलन कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बंगाल या महाराष्ट्र। कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था कूका आंदोलन। यह बात करें कूका आंदोलन कहाँ पूछा गया था, तो यूपी में जो बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था 2017 का एग्ज़ाम,
जो कि 2019 में हुआ था, और उसी में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इसी में यह प्रश्न पूछा गया था बीईओ में। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। कब हुआ था ये देखते हैं, क्योंकि डेट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कूका आंदोलन की शुरुआत 12 अप्रैल 1872 को कहाँ हुआ था? पंजाब में। डेट ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। कूका आंदोलन कहाँ हुआ? पंजाब में। कब हुआ ये भी याद रखना है, मैच करने के लिए कभी कभी दे देता है। तो 1872 में हुआ था, और लुधियाना, पंजाब के लुधियाना के भैड़ी साहिब में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व करता भी इम्पोर्टेंट है। किसने किया था? बाबा राम सिंह ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे? लॉर्ड वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, रिपन, या निम्न में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आप सबने सुना होगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया किसने था? लिट्टन ने। किसने लगाया था? लिट्टन, लॉर्ड लिट्टन ने। लेकिन इसको हटाया किसने, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को? तो रिपन ने ही हटाया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को भी रिपन ने ही हटाया, और स्थानीय स्वशासन का जनक भी किसे कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। मैंने ये प्रश्न क्यों बताया? क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? रिपन को। और किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हटाया? तो रिपन ने ही हटाया था। लगाया किसने, ये भी जानना जरूरी है। लिट्टन ने लगाया था। देख लीजिए, लॉर्ड रिपन 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया था। यानी कि कब आया था स्थानीय स्वशासन? तो ये भी इम्पोर्टेंट डेट याद रखिएगा, 1882 में। कब? तो 1882 में। किसने लगाया था? तो लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, अब देखिए, इस प्रस्ताव ने भारत में नगर पालिका शासन के लोकतांत्रिक रूपों का निर्धारण किया था। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफ़ी का उत्पादक देश कौन सा सबसे बड़ा है? देखिए, कॉफ़ी की दो किस्में बहुत फेमस है। एक तो कौन सा है? रोबास्टा। एक रोबास्टा और एक अरेबिका। अरेबिका, ये दो किस्में पूछी गई हैं कि ये रोबास्टा और अरेबिका क्या है? तो कॉफ़ी की किस्में हैं। और विश्व में पूछा है कि कॉफ़ी का उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन सा है? कोलंबिया, वियतनाम, जिसकी राजधानी क्या है? हनोई। हनोई, वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। ब्राज़ील, और ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। और भारत की राजधानी सबको पता है क्या है? दिल्ली है। तो बात करें कि विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में टॉप पे कौन सा देश है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, ब्राज़ील, जो कि टॉप लेवल पे। कौन सा है? ब्राज़ील टॉप लेवल। ब्राज़ील है कहाँ पे? तो यह साउथ अमेरिका, ऐसे मैंने लिखा, साउथ अमेरिका का एक कंट्री है जो कॉफ़ी उत्पादन में सबसे ऊपर है। आइए मैप पे देखते हैं कहाँ पे है ब्राज़ील। देखिए, ये जो कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? नॉर्थ, ये नॉर्थ अमेरिका। यहाँ तक क्या है? ये सब, यहाँ तक ये नॉर्थ अमेरिका है। ये क्या है? तो ग्रीनलैंड है। ठीक है, इधर आएंगे तो आपको यूरोप कॉन्टिनेंट, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तथा ये जो बच्चों के बस्तर की तरह दिखाई दे रहा है, ये जो है क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। अब हमें क्या जानना है? ब्राज़ील। तो ब्राज़ील कहाँ पे है? ये रहा ब्राज़ील, ये रहा जो, यही ब्राज़ील है। मैं, जिन्होंने हमारी ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस जो प्रीवियस मैंने करवाई है, देखा होगा, मैप के थ्रू मैंने बताया है, उनको देखते स्पष्ट हो गया होगा कि ब्राज़ील कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। ये रहा ब्राज़ील, और यही किस में टॉप है? कॉफ़ी में टॉप है ये ब्राज़ील। ठीक है, छठवें प्रश्न को हम देखते हैं। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी? जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया इस प्रश्न को। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अब बात करें जौनपुर शहर की स्थापना, तो सबसे पहले देखिए, जौनपुर किस नदी के किनारे बहुत बार पूछा गया है? गोमती नदी। किस नदी के किनारे? गोमती। और गोमती नदी के किनारे और क्या है? लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ शहर, इसके साथ ही साथ लखनऊ हो गया, और एक और लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। ये तीनों हमेशा पूछे जाते हैं, ये तीनों हमेशा पूछे जाते हैं। ये तीनों कहाँ पे? गोमती नदी पे हैं। कौन कौन? जौनपुर, लखनऊ और सुल्तानपुर। अब आइए देखते हैं ऑप्शन हमारा सही कौन सा है। तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, बात करें क्यों स्थापना की थी, तो इसको हम किस में देखेंगे? इसमें हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, तो ये जौनपुर शहर की स्थापना दिल्ली के सुल्तान किसने? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। शॉर्ट में इन्हें हम FST कहते हैं, FST, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। क्यों किया? क्योंकि इसने अपने चचेरे भाई
सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे MBT, किससे हम संबोधित करेंगे, MBT, तो MBT की याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या था, जौना खां। यही बहुत बार पूछा गया, जौना खां। कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है जूना खां, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, जौना खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम है, ठीक है। इसीलिए इस शहर का नाम जौनपुर, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर शहर की स्थापना की थी। जौनपुर को ऐतिहासिक रूप से क्या कहा जाता है, सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिराज हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, जौनपुर शहर को जाना जाता है। बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो सल्तनत काल में यह सबसे पढ़ा लिखा, ठीक है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक इसे कहा जाता है। इसे सबसे पढ़ा लिखा और सबसे पागल शासक भी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। जब मोहम्मद बिन तुगलक को हम डिटेल में सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे आपको बताएंगे इसके सारे असली मतलब क्यों इसको पढ़ा लिखा शासक, पढ़ा लिखा पागल क्यों, पढ़ा लिखा मूर्ख क्यों कहा जाता है। तो 7वां प्रश्न है, चालीसा दल की स्थापना किसने की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चालीसा दल की स्थापना किसने की, रजिया सुल्तान, बलबन, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक। तो चालीसा दल की स्थापना किसने की थी, इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। इल्तुतमिश जो कि रजिया का क्या था, फादर था, पिता था। और इस चालीसा का दमन किसने किया, बलबन ने। क्यों किया था, क्योंकि ये बलबन इस चालीसा दल का क्या था, मेंबर था। जब ये सुल्तान बनता है तो इसको पता है कि कितना करप्शन होता था इस चालीसा दल में, इसीलिए इस चालीसा दल को क्या कर दिया था, बलबन ने समाप्त किया। दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, स्थापना किसने किया इल्तुतमिश से, समाप्त किसने किया बलबन ने। सिजदा पैबोस की जो परंपरा थी उसको किसने शुरुआत किया था, बलबन ने ही सिजदा और पैबोस की परंपरा की शुरुआत की थी। लह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, प्रश्न बनता है कि प्रश्न बनता है हिस्ट्री में, लौह व रक्त की नीति, ठीक है। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो बलबन ने ही लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके कई ढेर सारे प्रश्न बनेंगे इस एक्सप्लेनेशन से। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इनका पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने चालीसा दल, जिसे तुर्कानी चहलगानी भी कहा जाता है, याद रखिएगा इस चालीसा दल को तुर्कानी चहलगानी। अब कहीं कहीं चालीसा दल ना लिख के तुर्कानी चहलगानी लिखते तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों नाम इंट्रोड्यूस करवा दिया। देखिए हमने यहाँ पे आपको फ्री, यहाँ पे जो भी क्लासेस मिलती कैसे फ्री मिलती हैं, फ्री क्लासेस। अब कहीं आप जब पेड कोर्स लेंगे वहाँ पे या फिर कहीं आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा वहाँ पे चालीसा दल से इंट्रोड्यूस करवा दिए, लेकिन तुर्कानी चहलगानी आपसे कहा जाएगा कि आप पेड कोर्स लीजिए फिर आपको और डिटेल में हम पढ़ाएंगे। यहाँ कोई भी पेड कोर्स नहीं, सब कुछ फ्री में पढ़ाया जाएगा आपको और TRE 4.0 में सेलेक्ट करवाया जाएगा। आपको सेलेक्ट होना है। देखिए सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अगर कहीं से होगा तो मेरी ही क्लास से होगा, मेरी ही चैनल से होगा और मेरी क्लास से ही बच्चे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आएंगे। अब देखिए उनकी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसका पूरा नाम है, कभी कभी पूरा नाम भी पूछा गया है। कब से कब तक, 1211 से 1236 तक रहता है। कब से रहता है, तो 1211 से 1236 तक। इसके बाद से कौन, इसकी बेटी रजिया सुल्तान आ जाती है। क्या किया इसने, 40 वफादार गुलामों का जो कि अमीर थे, इनका एक दल बनाया, ग्रुप बना दिया। इल्तुतमिश ने इस दल को बनाने की वजह यह थी, क्यों बनाया, तो क्योंकि उसे लगा कि तुर्की कुलीन जो तुर्की अमीर लोग थे भरोसे के लायक नहीं हैं और उसके शासन को उखाड़ फेंकने के लिए उसके खिलाफ योजनाएं कर सकते हैं। इस दल को अमीर चहलगानी भी कहा जाता है। कालांतर में बलबन ने इल्तुतमिश के वंशजों से राज्य हत्या कर सत्ता हासिल की और तुर्कानी चहलगानी का दमन कर दिया। बलबन ने रजिया सुल्तान को हरा दिया और उसके बाद से क्या किया था इसने, तुर्कानी चहलगानी या चालीसा दल की समाप्ति बलबन ने किया था। आगे 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को आदेश जारी करने का अधिकार है। आदेश, इसे अध्यादेश, क्या है, अध्यादेश जारी करने का, ठीक है, अधिकार है। कैसा अधिकार है, विवेकाधीन है, इनके विवेक के अधीन है, कार्यकारी है, या इस शक्ति का प्रयोग कैबिनेट की सलाह पर किया जाता है या केंद्र सरकार की सलाह पर। तो भाई बात करते हैं राज्यपाल करेंगे अगर अध्यादेश जारी, तो सबसे पहली बार प्रश्न पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, 213, आर्टिकल 213 के थ्रू जो है राज्यपाल क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। और यह इनकी शक्ति, कैसा अधिकार है, तो ऑप्शन सी है, इस शक्ति का प्रयोग है कैबिनेट की सलाह पर करते हैं। आइए देखते हैं आगे, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, राज्यपाल कब, अच्छा ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को कि कब अध्यादेश ला सकते हैं। इसका भी क्या है, रूल है, क्या है कि जब राज्य विधानमंडल एक या दोनों सदनों सत्र में, यानी कि राज्य का विधानमंडल के एक या दोनों सत्र, यानी कि विधानसभा या फिर, ठीक है, विधानसभा क्या हो, विधानमंडल के दोनों जो सदन होते हैं सत्र में नहीं होने चाहिए। विधानसभा मतलब दोनों सत्र क्या हो, सदन में ना हो, उसमें कार्यवाही ना हो रही हो, तब अध्यादेश जारी करेगा। ये लाइन भी कई बार पूछा गया है कि कब अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जब विधानमंडल के दोनों सदस्य सदन दोनों हाउस जो है वो क्या हो, सत्र में नहीं होने चाहिए। कौन कौन विधानसभा में, दो विधानमंडल में कौन कौन से दो सदन आते हैं, एक विधान परिषद और क्या आता है, विधानसभा। यहाँ पे लिखते हुए विधानमंडल में, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा गया है। एक एक फैक्ट, एक एक चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से बताऊंगी। विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल में कितने दो हाउस है, कौन कौन सा, एक तो आता है विधान परिषद, ठीक है, एक विधान परिषद आता है, और दूसरा कौन सा आता है, तो दूसरा हाउस कौन सा है, विधानसभा। क्या है, विधानसभा। ये दो हाउसेज होती हैं। जैसे जैसे कहाँ पे, संसद के दो सदन होते हैं, संसद के भी कितने सदन, दो सदन होते हैं, कौन, LS लोकसभा, और एक क्या होता है, राज्यसभा। RS लिखती हूँ, राज्यसभा। अंग पूछे संसद के तो 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट जुड़ जाते हैं। तो ठीक है, जैसे ऊपर यहाँ पे संसद में दो हाउसेज होती हैं, कौन कौन से आते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह से विधानमंडल में भी दो हाउसेज हैं, कौन, विधान परिषद और विधानसभा। और ये जब ना तो विधानसभा में, ना तो विधान परिषद में, और ना ही विधानसभा में, दोनों सत्र में नहीं होंगे, तभी राज्यपाल क्या करेंगे, अध्यादेश जारी करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 213 के तहत। और एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं हम, जब राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। संसद के अवकाश मतलब संसद के दो सत्र, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, जब दोनों सत्र में नहीं होंगे तब राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। बस देखिए, दोनों को कोरिलेट करके यहाँ पे मैंने इसलिए राष्ट्रपति को भी दे दिया, ताकि अगर राज्यपाल को याद कर रहे हैं तो आप राष्ट्रपति दोनों को कोरिलेट करके आप पढ़ लेंगे कि भाई ऊपर में राज्यपाल कब अध्यादेश जारी करेंगे, अनुच्छेद 213 के तहत। कब, जब विधानमंडल के दो सदन में विधान परिषद, विधानसभा। राष्ट्रपति कब जारी करेंगे, संसद के दो सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, जब क्या होंगे, सत्र में नहीं होंगे, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करेंगे, अध्यादेश जारी करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बार बार पूछा जाता है। अब देखिए 9वां प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी स्वदेशी आंदोलन, जो कि कब होता है, 1905 में होता है। स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन भी इसी समय हो जाता है। ठीक है, और असहयोग आंदोलन कब होता है, 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है, 1930 में। अब बस आपको ये याद रहेगा, जब ईयर याद रहेगा तो आप आराम से, और आपको एक फैक्ट और याद होना चाहिए कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुई थी। अब आपको पता चल जाएगा कि कब जो है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। तो कौन सा, देखिए कौन सा है, बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। असहयोग आंदोलन 1920-21 में होता है, उसी समय बिहार विद्यापीठ की स्थापना कर दी गई थी। आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को हुई थी। और बिहार विद्यापीठ के संस्थापक भी पूछा जा सकता है, कौन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग इनकी क्या है, इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। 10वां देखते हैं, नवजीवन पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है। तो नवजीवन जो पत्रिका है, इसको किसने लिखा है, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने गीता रहस्य नामक बुक लिखा हुआ है। ठीक है, गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखा है, बाल गंगाधर तिलक। सुभाष चंद्र बोस। आईएनसी के दो सत्रों का अधिवेशन किया है, किसका, एक तो हरिपुरा और उसके बाद से त्रिपुरी। पूछता है कांग्रेस के हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है, सुभाष चंद्र बोस ने किया है, दोनों याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले। तो बात करें नवजीवन पत्रिका के, किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने लिखा है। किसने, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे, भारत में, तो चंपारण में 1917 में किया था। इससे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न है, वॉइस ऑफ इंडिया
अखबार के संस्थापक कौन है? तो वॉइस ऑफ इंडिया अखबार किसने लिखा है? गोपाल कृष्ण गोखले ने, अरविंद घोष ने, दादा भाई नौरोजी या फिर व्हाइट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करें वॉइस ऑफ इंडिया की, तो वॉइस ऑफ इंडिया किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अरुणा आसफ अली को। याद रखिएगा, मैं इसको रिलेट करके दोनों चीज़ इसलिए बताते चलती हूँ ताकि आपको याद करने में लॉन्ग टाइम तक आसानी हो। देखिए, दादा भाई नौरोजी वॉइस ऑफ इंडिया अखबार की शुरुआत इन्होंने किया था। इसकी शुरुआत कब किया था? 1883 में। कहाँ पे? बम्बई से किया था। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। उन्होंने एक गुजराती अर्धमासिक पत्रिका रस्त गुफ्तार भी लिखा है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, पूछता है कि रस्त गुफ्तार नामक पत्रिका किसने लिखा है? वही दादाजी का, अपने दादाजी यानी कि दादा भाई नौरोजी। किसका है? मैंने दादाजी इसलिए लिख दिया कि भाई ट्रिक है याद करने का। ये रस्त गुफ्तार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पत्रिका है, इसे कई बार पूछा गया है। वॉइस ऑफ इंडिया, रस्त गुफ्तार दोनों, ठीक है, याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी। 12वां प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो पहली चीज़ कि इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ हुई? लंदन में हुई। किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, ठीक है, तारकनाथ दास या रामचंद्र जी। बात करें कि रास बिहारी बोस ने क्या किया था, तो इस रास बिहारी बोस जी ने 1907 में सूरत अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन में उसकी अध्यक्षता किया था रास बिहारी बोस जी ने, ठीक है। और यहीं पे क्या हुआ था? आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, ठीक है। और कब फूट तो पड़ गया, लेकिन पैचअप कब हुआ? कब? अगर दो भागों में फूट पड़ी तो आईएनसी कितने भागों में? दो टुकड़ों में। एक तो गरम दल और दूसरा नरम दल, दो भागों में बट गए। लेकिन जब कब पैचअप हुआ, कब दोनों एक हो गए? तो 1916 का लखनऊ, कौन सा? लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों क्या हो गए? मिल गए, ठीक है। प्रश्न पूछता है, और इस लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। अब इससे ज़्यादा कहाँ बाहर जाएगा? इतना एक्सप्लेन, एक एक लाइन, एक एक शब्द को मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो क्वेश्चंस कहाँ बाहर जाएंगे? और वही सारा मटेरियल फ्री में आपको आज भी फ्री मिल रहा है, कल भी, और हमेशा हमारे चैनल पे हमेशा ही फ्री मटेरियल मिलेगा। बहुत ही जल्द आपको ये सारी चीज़ें पीडीएफ के रूप में मिलेंगी, ठीक है। तो देख लेते हैं कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ठीक है, याद रखिएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। आगे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना भारतीय देशभक्त, वकील भी थे, पत्रकार श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कब किया था? 1905 में किया था, जब बंगाल का विभाजन भारत में क्या हो रहा था, तो उसमें भारत में जो है बंगाल का विभाजन हो रहा था, स्वदेशी आंदोलन हो रहा था, और उसी समय लंदन में किसी भारतीय ने इंडिया हाउस की स्थापना कर दी थी, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही इंडियन होम रूल सोसाइटी और द इंडियन सोशलिस्ट की भी स्थापना की। दो सारी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं कि इंडियन होम रूल बार बार लीग आ जा रहा है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया, और उसके बाद से द इंडियन सोशलिस्ट की भी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने किया। अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में। 13वां देखते हैं। 13वां प्रश्न है, देखिए आ ही गया, इंडियन सोशलिस्ट समाचार पत्र किसने शुरुआत किया था? तो किसने? वीर सावरकर। इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, आपको ऑप्शन डी लगा देना है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशलिस्ट समाचार, ठीक है, लंदन में इसकी स्थापना इन्होंने किया था। आगे देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, आगरा के सिकंदरा में स्थित मुगल सम्राट अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? यानी कि अकबर का मकबरा कहाँ पे है? प्रश्न एक और बन सकता है, अकबर का मकबरा कहाँ? आगरा के सिकंदरा में है। कहाँ पे? आगरा के सिकंदरा में है। और किसने बनवाया? शाहजहाँ ने, अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात करें किसने बनवाया था अकबर का मकबरा? अकबर के बेटे जहांगीर ने। इसका नाम क्या था? बचपन का नाम सलीम था। क्या था? सलीम। शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। क्या था? खुर्रम। याद रखिएगा, शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम। ताजमहल का किसने बनवाया? तो ताजमहल को किसने? शाहजहाँ ने बनवाया था। और शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। जहांगीर ने क्या करवाया था? आगरे में सोने की जंजीर लगवाई थी। और यह जंजीर किसकी थी?
तो न्याय की जंजीर थी, न्याय की जंजीर पूछा जाता है कि न्याय की जंजीर आगरे में किसने लगवाई, तो जहांगीर ने। किसकी थी वो जंजीर, तो गोल्ड की थी, सोने की थी। इसीलिए एक एक फैक्ट मैं आपको लिखते चल रही हूँ, बताते चल रही हूँ। औरंगजेब जिंदा पीर कहा जाता था, इसे क्या कहा जाता था, जिंदा पीर कहा जाता था। एक और प्रश्न बनता है कि किस मुगल शासक के दरबार में सबसे ज़्यादा क्या थे, सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार, हिंदू मनसबदार। तो सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार किसके दरबार में थे, औरंगजेब के ही दरबार में थे, याद रखिएगा। आगे आज का अंतिम प्रश्न है 15वां, देख लेते हैं कि 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर कब्जा किया था। तब गोलकुंडा का शासक कौन था, तो सबसे पहली बात याद रखिए कि औरंगजेब ने गोलकुंडा को कब जीता, 1687 में जीता था। उस वक्त शासक कौन सा आपसे पूछा हुआ है, अली आदिल शाह द्वितीय, अबुल हसन कुतुब शाह, शाइस्ता खान, सिकंदर आदिल शाह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब गोलकुंडा को औरंगजेब ने हथियाया था 1687 में, उस समय शासक कौन था, ऑप्शन बी राइट आंसर है, अबुल हसन कुतुब शाह। कौन सा था, तो कुतुब शाह या अबुल हसन कुतुब शाह, इसका पूरा नाम याद रख लीजिएगा। तो ये थे हमारे 15 जो है जीके जीएस के। देखिए कहने के लिए बस 15 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप सबको भी पता है कि इतना एक्सप्लेन करने के बाद कम से कम यहाँ पे 50 प्रश्न तो आपको डेली करवाए ही जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बिहार स्पेशल की भी क्लास मिल रही है, और बहुत ही जल्द आपको करंट अफेयर की भी क्लासेस मिलने लगेंगी। ठीक है, तो क्लास को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।